तो हाय एवरीवन। लास्ट लेक्चर तक हमने देखा था कि कैसे अपन बैकएंड से फ्रंट एंड तक मैसेज को पहुंचाते हैं। बेसिकली हमारा मतलब भी वही होता है किसी वेबसाइट से कि जो हमारा वेबसाइट है वो कैसे अपन जो चाहते हैं, जो हमारा रिक्वायरमेंट है, कैसे अपन बैकएंड से फ्रंट एंड तक डेटा भेजें, या फिर अब बाद में ये भी देखेंगे कि कैसे फ्रंट एंड से बैकएंड तक डेटा भेजें। अच्छा, एक मैसेज भी जा रहा है ना, तो इसका मतलब ये कि आप डेटा सेंड कर रहे हो, राइट? अगर वो नॉर्मल मैसेज भी जा रहा है तो आपने कल देखा था कि अपन कैसे कुछ मैसेज लिख करके बैकएंड से फ्रंट एंड मतलब कि वेबसाइट पर भेज रहे थे। और आपने ये भी देखा कि उसमें हमने H1 टैग भी इस्तेमाल किया था। तो एक चीज़ तो आपको पता चल गया कि जब भी HTML का कोड लिखा जाएगा, तो उसको अपन भेजने अगर सिंपल भेजना हो, तो बैकएंड से किस तरह से फ्रंट एंड पर भेजते हैं, राइट? तो ये चीज़ आपने देख लिया। तो इससे आपको एक चीज़ का अंदाज़ा ज़रूर लग गया होगा कि जब भी हम बैकएंड से कोई चीज़ भेजते हैं, तो अगर वो नॉर्मल टेक्स्ट टेक्स्ट में भेज रहे हैं, तो ठीक है। अदरवाइज़ आपके पास वहीं एचटीएमएल की फ़ाइल लगा दो। एचटीएमएल फ़ाइल इन द सेंस कि जब भी आप कोई एचटीएमएल की फ़ाइल बनाते हो ना, मतलब जो स्टैटिक वेबसाइट बनाते हो, जिसमें आप बैकएंड का इस्तेमाल नहीं करते हो, सिर्फ़ और सिर्फ़ स्टैटिक होता है उसमें। एचटीएमएल, सीएसएस, जावास्क्रिप्ट ऐसा कुछ होता है, जिसमें बैकएंड नहीं होता है, मतलब डेटा चेंज नहीं हो रहा होता है बार-बार, यूज़र के रिक्वायरमेंट के आधार पर, राइट? उसमें जो आपने लिख दी वो, तो उसको अपन बैकएंड में मैनेज करेंगे। तो आपने 1-2 लाइन का कोड तो देख ही लिया कि कैसे मैनेज करते हैं। सबसे पहले आपको मैं क्या करता हूँ, मैं जैसे जेंगो जीटीटी नाम का फ़ोल्डर हमने बनाया था, आप कुछ भी बना सकते हो, ज़रूरी नहीं है। मैंने देखा बहुत के केस में जेंगो जीटीटी ही बना लिया, कोई दिक्कत नहीं। तो फर्स्ट प्रोजेक्ट आपके सामने मैंने बनाया था, ठीक है? अच्छा, बहुत से लोगों को ये भी कन्फ्यूज़न हो रहा है कि इसको आप कैसे ओपन करें? देखिए, जब आप वेबसाइट रेडी कर रहे हो ना, तो नो डाउट आपको इस फ़ोल्डर का भी ज़रूरत पड़ सकता है, आपको इस फ़ाइल का ज़रूरत पड़ सकता है। ये एसक्यूएलाइट 3 जो जेंगो का अपना डेटाबेस है ना, जब आप प्रोजेक्ट क्रिएट करते हो ना, तभी वो एस्केलाइट नाम का फ़ाइल क्रिएट कर देता है। उसका आपको टेंशन नहीं लेना, वो रहेगा। क्यों? ताकि आप जब डेटाबेस मैनेज करो ना, तो आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हो बाय डिफ़ॉल्ट, ठीक है? ऐसे मैं आपको दिखाऊँगा। तो आपको ये तो पता ही है कि जब जेंगो का प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं ना, तो ये फ़ोल्डर क्रिएट होता है और ये फ़ाइल क्रिएट होती है, ठीक है? और इसको मेन ऐप बोलते हैं। ऐप का ज़रूरत क्यों पड़ा? आई होप आपको ये सब पता है, क्योंकि जैसे बैंकिंग की वेबसाइट है तो कितने सारे ऐप होते थे, लेकिन ये मेन ऐप है, मेन एप्लीकेशन क्यों? क्योंकि यहीं से हमारा प्रोजेक्ट रन होता है। इसके बाद हम चाहे जितना ऐप उतना इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, 2 तरीका है आपको ये फ़ोल्डर में ओपन करने का, क्योंकि कभी आपको इस फ़ाइल में चेंजेस करने पड़ सकते हैं, कभी सेटिंग्स में करना पड़ सकता है, कभी यूआरएल्स में करना पड़ सकता है, इस तरह से, राइट? करना पड़ सकता है आपको। तो इसी के लिए अपन क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे आपको या तो विजुअल स्टूडियो अगर आपने डाउनलोड किया है, इंस्टॉल किया है, जब यहाँ पे जिस फ़ोल्डर में हो, ज़ाहिर-सी बात है अभी आप प्रोजेक्ट वाले फ़ोल्डर में हो, वहीं पर राइट क्लिक करो, ओपन विथ कोड करो, ठीक है? ओपन विथ कोड करोगे, यह क्या करेगा, इसी जगह पर आपका विजुअल स्टूडियो ओपन कर देगा, ठीक इसी जगह पर। और या तो अगर आप कमांड प्रॉम्प्ट में मतलब सिर्फ रन करने के लिए ओपन कर रहे हो ना, बहुत से लोगों को ये चीज़ नहीं आता। देखो, अगर आप फर्स्ट प्रोजेक्ट के अंदर हो, यहाँ पर कमांड प्रॉम्प्ट क्योंकि माइनस जहाँ है वहीं तो पाइथन का स्क्रिप्ट रन होगा, ठीक है? तो यहाँ पे क्लिक करो आप इसके ब्राउज़र में और क्लिक करने के बाद पूरा सेलेक्ट कर लो, सीएमडी टाइप करो, सीएमडी और एंटर प्रेस करो। देखो इस जगह पर वो ओपन कर दे रहा है, ठीक है? मैं ज़ूम कर देता हूँ। ठीक है? इस जगह पर ये ओपन कर दिया, तो ये तरीका है। तो चलिए मैं रन कराता हूँ पाइथन स्पेस manage.py स्पेस रन सर्वर, ठीक है? चलिए ये चेक करेगा कोई एरर तो नहीं है, उसके बाद ही ये रन करेगा। देखिए एरर है, बता रहा है कोई एरर है। अगर इतना बड़ा एरर आए समझ जाइएगा एरर है। क्या बोल रहा है कैनॉट इम्पोर्ट एरर को पढ़ना सीखिए अभी से। मैं पाइथन में आपको हमेशा बोलता रहता था ना कि एरर पढ़िए। इससे ये पता लगेगा कि एरर क्यों आया ताकि अगली बार आप वो मिस्टेक ना करें, ठीक है? ये देखिए कैनॉट इम्पोर्ट नेम, व्यूज़ मतलब व्यूज़ को इम्पोर्ट नहीं कर सकता फर्स्ट प्रोजेक्ट से। क्यों भई? चलिए कहाँ है ये और कहाँ है ये? init.py मतलब ये init.py का एरर नहीं है। ये एरर है urls.py का। ये देखो, urls.py का एरर है, राइट? लाइन नंबर 18 ये भी बता रहा है। तो चलिए चेक करते हैं urls में। लाइन नंबर 18 हाँ, व्यूज़ को हमने इम्पोर्ट किया पर व्यूज़ मॉड्यूल तो है ही नहीं। मॉड्यूल मतलब एक फ़ाइल। तो इसके अंदर हमने कल बनाया था, मैंने डिलीट कर दिया था जानबूझ के, ठीक है? views.py तो अब कर लिया views.py नाम की फाइल। अब देखते हैं क्या एरर आ रहा है भाई। अब ये खुद चेक करे, आपको रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं है, ठीक है? ये ऑटोमेटिक रन टाइम में चेक करता रहेगा, राइट? तो हमने views.py नाम की फाइल बनाई है और ये देखिए रन कराइए सर्वर को। देखिए अब रन हो गया।
अब कोई एरर नहीं है, नो एरर। अच्छा, ये यू हैव 18 अनअप्लाइड माइग्रेशंस का मतलब ये हुआ कि जब आप डेटाबेस पढ़ोगे ना, तो तब जाके मैं आपको पढ़ाऊँगा कि कुछ ये जो ऑटोमेटिक डेटाबेस प्रोवाइड करवाता है, जैसे फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, रजिस्ट्रेशन नंबर, यूज़र नेम, ईमेल आईडी, ये सब करवाता है ना, ये सब भी आपको टेबल बनाने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, बने-बनाए सब कुछ है इसके अंदर, आप इस्तेमाल कर लो उसका अपने आधार पे। टाइम क्यों वेस्ट करना? लॉजिक पे फोकस करो ना, बेवजह हर एक चीज़ पे फोकस नहीं करना, आपके बिज़नेस लॉजिक पे करना है कि आपको प्रोजेक्ट क्या बनाना है, ठीक है? तो आपने ये चीज़ देखा था कि यूआरएल्स में जब कोई चीज़ हिट करते हैं, जैसे इसको अपन अगर ओपन करें 127 ये सब मतलब जो भी हमारा लोकल होस्ट एड्रेस ये रन हो चुका था। फिर हमने क्या किया था, एक यूआरएल्स बनाया था, मतलब ये तो सिर्फ़ और सिर्फ़ ये हो गया, ये तो मतलब आपका आईपी एड्रेस हो गया, जहाँ पे आपका प्रोजेक्ट रन हो रहा है। इसके बाद कोई यूआरएल्स चाहिए, यूआरएल्स मतलब अगर आपको चाहिए होम, तो होम अभी है नहीं, मतलब ये डिफाइन करना पड़ेगा कि आपका यूआरएल जैसे आपको मैंने यूट्यूब का एग्ज़ाम्पल दिया था ना, याद है आपको? जैसे एक सेकंड, जैसे यूट्यूब है, ठीक है? मान लीजिए यूट्यूब जो यूट्यूब.com है ना, ये क्या है? ये उसका डोमेन नेम है। डोमेन नेम मतलब यहाँ पे ये उसकी आईपी एड्रेस को शो करता है, ठीक है? कि इसका आईपी एड्रेस छिपा हुआ है इसमें, राइट? तो हर एक वेबसाइट का अपना आईपी एड्रेस होता है। जिस तरह से अभी जो आपने प्रोजेक्ट बनाया है, इसका भी एक अपना आईपी एड्रेस है। अपना एड्रेस क्या? मतलब लोकल होस्ट पे है तो लोकल होस्ट का आईपी एड्रेस है, ठीक? कहाँ तक? यहाँ तक। इस जगह तक। फिर उसके बाद हर एक यूआरएल का अलग अपना-अपना फीचर होता है, हर एक यूआरएल्स का, ठीक है? जैसे youtube.com सिर्फ़ और सिर्फ़ डोमेन है, इसके साथ-साथ कई यूआरएल्स लगे हुए हैं, ठीक है? जिस यूआरएल का अपना-अपना फीचर होगा, राइट? अपना फीचर इन द सेंस मैं जस्ट इंटर इस यूट्यूब की वेबसाइट को आप देखो, तो इसमें आपने ये देखा कि youtube.com सिर्फ़ और सिर्फ़ मात्र एक डोमेन नेम है, ठीक है? इसके बाद आपको जितने फीचर्स चाहिए, ठीक है? जितने फीचर्स चाहिए अलग-अलग ऑब्वियस सी बात है यूट्यूब के अंदर बहुत सारे फीचर्स हैं। तो उसने देखो ये तो फ्रंट एंड है, इसके अंदर बैक एंड होगा ना बहुत सारा चीज़। तो बैक एंड इन द सेंस कि बहुत सारी यूआरएल्स उसने बनाया होगा। उसके दिमाग में ये आया होगा कि एक एक्सप्लोर का बटन देते हैं। तो जैसे ही कोई बंदा एक्सप्लोर पे क्लिक करेगा, आप ये देख रहे हो? ये मतलब youtube.com तो सेम ही रहेगा हमेशा, डोमेन नेम है। लेकिन उसके साथ-साथ ये देखो एक्सप्लोर मतलब अब एक्सप्लोर नाम के यूआरएल्स में कुछ अलग फीचर है, ये एक्सप्लोर वाला फीचर्स है। फिर उसके दिमाग में आया कि लाइब्रेरी का फीचर्स देते हैं। तो फिर देखो यहाँ पे क्या बनाया उन्होंने, एक लाइब्रेरी नाम का यूआरएल्स बनाया और इसके अंदर उसने अलग से फीचर्स लगाया। फिर उसने सोचा हिस्ट्री का फीचर्स देते हैं। फिर देखो उसने हिस्ट्री नाम का यूआरएल्स बनाया। ठीक है? और इसके अंदर उनने अलग फ़ंक्शन लिखा, मतलब क्योंकि इसका यूआरएल अलग बनाया, तो उसके अंदर फीचर्स अलग देना था, तो अलग फीचर्स देना था, तो उसने अलग एक यूआरएल्स के साथ-साथ अलग फ़ंक्शन बनाया, ठीक है? ये देखो, बाकी यूट्यूब.com हमेशा रहेगा, जिस तरह से आपका आईपी एड्रेस है, वो हमेशा रहने वाला है, ठीक है? अब देखो, अगर कोई आप चैनल को सर्च करते हो, ठीक है? मान लीजिए आपने इस चैनल को सर्च किया, अभी देखो, अभी क्या होने वाला है रिज़ल्ट्स, सर्च क्वेरी मतलब youtube.com तक सेम है। उसके बाद जो भी चीज़ें आई, ये सब क्या है? ये चैनल का नाम है, मतलब सर्च किया, फिर देखिए हर एक चीज़ का यूआरएल अलग-अलग होता है, ठीक है? आप कई सारे यूआरएल बना सकते हैं आपकी मर्ज़ी से, लेकिन हर एक यूआरएल का अलग-अलग फंक्शन होना चाहिए और उस फंक्शन का फंक्शनैलिटी भी अलग होना चाहिए, ठीक है? अब आपकी मर्ज़ी है, जैसा भी आप करना हो। जैसे मैंने चैनल पे क्लिक किया, ये देखो, उसने एक अलग सा यूआरएल बनाया कि youtube.com तो सेम ही रहना है। साथ में बनाया कि /c यूआरएल्स के अंदर लिखा होगा /c स्लैश इस चैनल का नाम। अगर ऐसा कुछ आता हो, मतलब अगर उसने क्या लिखा होगा कि /c मतलब c मतलब चैनल और पूरा नाम नहीं रखा चैनल उसने c रखा सिर्फ और स्लैश अगर चैनल का यूज़र नेम आता हो, ठीक है? चैनल का अगर यूज़र नेम आता हो, तो उस चैनल का हमें यूज़र वाला पेज दिखाना है, होम पेज दिखाना है। आप समझ रहे हो? अगर फिर उसने लिखा अबाउट देखो उस चैनल का नाम के बाद अगर अबाउट आता हो, तो इसका मतलब ये जो चैनल है, ये चैनल है, इसका अबाउट वाला पेज दिखाना है, तो मतलब देख लो अबाउट वाला पेज दिखा रहा है। फिर अगर चैनल्स आता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि उस चैनल ने वालों ने अगर कोई चैनल सेट करके रखा है, तो वो वाला पेज दिखाना है। फिर अगर प्लेलिस्ट यहाँ पर प्लेलिस्ट आता है, तो ये दिखाना है कि उस चैनल के अंदर कौन-कौन से प्लेलिस्ट हैं, ठीक है? फिर वीडियोज़ तो फिर ये अगर वीडियोज़ यहाँ आता है, तो ये दिखाना है कि उस चैनल के अंदर कितने सारे वीडियोज़ हैं, ठीक है? होम, तो फीचर्ड अगर यहाँ पे आता है, इसका मतलब वो होम पेज पे होना है कि होम पेज पे क्या है, नहीं है। तो आप समझ रहे हो अलग-अलग यूआरएल्स का अलग-अलग काम है, इसलिए अपन यूआरएल्स का इस्तेमाल करते हैं, राइट? सो फिर आप जो लिंक देखते हो, कोई वीडियो चलाते हो, मान लीजिए अभी आप जो देख रहे हो, अभी आप देख रहे हो ना तो अभी आपको यहाँ पर यूआरएल्स दिख रहा है, ठीक है? अगर आप फ़ोन में देख रहे हो तब भी आपको यूआरएल्स का पता चलता होगा कहीं न कहीं। तो जैसे आप क्लिक करते हो ना, तो देखो youtube.com सेम ही रहने वाला है। youtube.com सेम ही रहने वाला है, राइट? उसके साथ में क्या लग गया वॉच
ये v मतलब वीडियो इक्वल टू और उसका एक यूज़र नेम है। तो हर एक वीडियो का अपना-अपना यूज़र नेम होता है, मतलब एक यूनिक आईडी होती है उसकी, ठीक है? तो वो यहाँ पे हो गया। बाकी youtube.com हर एक केस में सेम है ना, तो यही आपका आईपी एड्रेस हो गया। उसके बाद आपको क्या यूआरएल्स करना है, फिर मैं दूसरे वीडियो पे क्लिक करूँगा, तो ये चेंज हो जाएगा। बाकी यहाँ से यहाँ वाला चीज़ सेम ही रहने वाला। तो इस तरह से यूआरएल्स वर्क करता है, राइट? अब मान लीजिए हमारा तो अभी आईपी एड्रेस ये है, अगर आप इसको डिप्लॉय करोगे, होस्ट करोगे तो आपको इसका नाम मिल जाएगा, जो भी .com.in से खरीदोगे आप, ठीक है? तो अभी अपन लोकल समझते हैं, हमें होम पेज चाहिए, स्लैश होम, ये चीज़ कहाँ डिफाइन करना पड़ेगा? आपको यूआरएल्स पर, ठीक है? तो एडमिन की जगह पे आपको क्या देना है? मतलब यहाँ पे होम जो भी चीज़ आपको लिखनी है और उसके बाद आपको इसका फंक्शनैलिटी मतलब ये होम का मतलब ये हो गया कि जब कोई बंदा होम क्लिक करेगा, मतलब स्लैश लगा करके होम क्लिक करेगा, उसको कहाँ भेजना है? उसको कहाँ उसका फंक्शनैलिटी कहाँ लिखना है? तो व्यूज़ नाम के फंक्शन पर। तो व्यूज़ डॉट का क्या? व्यूज़ में आपने जो फंक्शन बनाया व्यूज़ डॉट होम, मान लीजिए होम नाम का फंक्शन बनाया आपने। अच्छा, उस फंक्शन का नाम भी देना होता है, नेम इक्वल टू मान लीजिए होम, सॉरी होम, ठीक है? अच्छा, ये कोमा देना ना भूलिएगा क्योंकि ये यूआरएल पैटर्न्स क्या है? एक लिस्ट है, तो लिस्ट में कोमा के साथ होता है ना। अब देखिए आपको एरर आ गया होगा वहाँ पे, देखिए एरर आ गया ना, क्या? नो एट्रीब्यूट होम मतलब होम नाम का फंक्शन यहाँ जो आपने होम को कॉल किया है, व्यूज़ में होम तो है ही नहीं। चलिए भाई नहीं है तो बना लेते हैं फंक्शन। तो होम अच्छा होम है ना, कोई भी फंक्शन आप बनाओगे जेंगो के अंदर, तो बाय डिफ़ॉल्ट एक पैरामीटर लेता ही लेता है, वो है रिक्वेस्ट। एक पैरामीटर चाहिए क्योंकि आप रिक्वेस्ट कर रहे हो फंक्शन को, क्या कर रहे हो? आप रिक्वेस्ट कर रहे हो। तो इसको ये रिटर्न करने वाला है क्या? अभी मान लीजिए मैं कुछ नहीं रिटर्न कर रहा हूँ, एचटीटीपी रिस्पॉन्स रिटर्न कर रहा हूँ, मतलब एक मैसेज रिटर्न कर रहा हूँ कि होम या फिर ये लिख देता हूँ मैं। ये क्या करेगा बेसिकली सीधा जाके आपके वेबसाइट पर प्रिंट कर देगा, दिस इज़ होम पेज, ठीक है? दिस इज़ होम पेज, राइट? तो चलिए मैं क्या करता हूँ अ, देखो एक चीज़ आपने देखना है कि अगर आप विजुअल स्टूडियो कोड करोगे ना तो कभी-कभी ये खुद ही इंपोर्ट कर देता है। जैसे एचटीटीपी रिस्पॉन्स अगर आपने यूज़ किया तो जेंगो के अंदर कोई भी लाइब्रेरी अगर आप यूज़ करोगे ना तो मेक श्योर आप उसको इंपोर्ट कर रहे हो, ठीक है? तो ये देखो विजुअल स्टूडियो कोड खुद ही कर देता है क्योंकि यहाँ भी आप जाओगे एक्सटेंशन पे और यहाँ सर्च करके कुछ एक्सटेंशन वगैरह ऐड कर लोगे, ठीक है? एक्सटेंशन यहाँ देता है, यहाँ भी जाओगे जेंगो ये सब चीज़ पाइथन वाइथन कर लोगे तो ये आपके साथ भी ये आसान हो जाएगा, ठीक है? तो देखो आपको Django.http मतलब Django का एक एचटीटीपी मॉड्यूल है, उसके अंदर से एचटीटीपी रिस्पॉन्स को हमने इंपोर्ट किया, ठीक है? और रिटर्न किया। रिटर्न फंक्शन जैसे रिटर्न करती है उस तरह से, राइट? तो इसके अंदर हमने कोड लिख दिया। तो अब इसको सेव करते देखते हैं हमेशा चेक करें कोई एरर है? देखिए, यहाँ पे कोई एरर नहीं है, राइट? कोई एरर नहीं है तो अपन जाते हैं ब्राउज़र पर और अब इसको रिफ्रेश करते हैं। देखिए दिस इज़ होम पेज आ गया। अच्छा वहाँ से जो आपने मैसेज भेजा था, वो यहाँ पर रीडायरेक्ट हो गया। इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये कि वहाँ पर अगर हम एचटीएमएल सीएसएस का भी फाइल लगा देंगे ना, ये वहाँ पे उसकी फाइल को दिखा देगा। मतलब ये कि हमने होम नाम का यूआरएल बनाया था, इसका मतलब ये कि अब होम नाम की फाइल वहाँ आना चाहिए, ठीक है? मान लीजिए मैं बना रहा हूँ अबाउट, ठीक है? अबाउट तो अबाउट नाम का फंक्शन को कॉल होना चाहिए। अच्छा अबाउट नाम का फंक्शन कॉल होना चाहिए और तो पाथ देना ज़रूरी है, ठीक है? पाथ ही तो दे रहे हैं यूआरएल से। तो हम चेक करेंगे एरर भी है? हाँ, बता रहा है कि अबाउट नाम का फंक्शन आपने बनाया ही नहीं। तो क्या करेंगे views.py के अंदर फंक्शन बना देंगे क्या नाम का? अबाउट नाम का और बाय डिफ़ॉल्ट एक पैरामीटर लेता है। एक पैरामीटर वो है रिक्वेस्ट, ठीक है? और ये क्योंकि फंक्शन है तो कुछ ना कुछ रिटर्न करेगा। मान लीजिए एचटीटीपी रिस्पॉन्स रिटर्न कर रहा है दिस इज़ अबाउट पैनल, ठीक है? मान लीजिए ये अबाउट पैनल है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे अबाउट को कर रहा हूँ होम की जगह पे। बाकी चीज़ सेम रहना है क्योंकि वो आपका आईपी एड्रेस है। अबाउट क्या है दिस इज़ अबाउट पैनल, ठीक है? ये कर रहे हो। तो आज मैं आपको टूर कराता हूँ settings.py की। ये तो आपने समझ लिया, यूआरएल्स और व्यूज़ का थोड़ा-सा कॉम्बिनेशन आपने समझ लिया है, ठीक है? अच्छा ये चीज़ अपन मैन ऐप में कर रहे हैं। मैन ऐप मतलब जैसे हमने प्रोजेक्ट बनाया था, एक फ़ोल्डर जो बाय डिफ़ॉल्ट जेंगो ने क्रिएट किया था, उसकी बात कर रहे हैं अभी अपन, ठीक है? उसी के अंदर। बाकी आपको ऐसे-ऐसे हज़ारों ऐप बनाने हैं, कई सारे ऐप बनाइए, एक-दूसरे को रीराइट करिए, ठीक है? तो देखिए आपको क्या है ना, इनिट नहीं समझना अभी ज़्यादा ज़रूरी नहीं है आपके लिए, ज़रूरी है अभी सेटिंग्स। सेटिंग्स आपको समझना बहुत ज़रूरी है। ये तो आपने नॉर्मल चीज़ें समझ ली, ठीक है? लेकिन अगर आपको एचटीएमएल और सीएसएस के फाइल को भी ऐड करना है इसके अंदर, राइट? आपके जेंगो प्रोजेक्ट के अंदर तो आपको कुछ-कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। कहाँ? कुछ-कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे आपको settings.py वाइज़ मतलब सेटिंग्स वाली पाइथन की फाइल में, जो जेंगो खुद बना के आपको देता है, ठीक है? तो अब मान लीजिए इसके अंदर क्या आपको चेंज करना है? ये बाय डिफ़ॉल्ट आपको पैरेंट जो एड्रेस है वो दे रहा है, ठीक है? इसको आपको कुछ चेंज नहीं करना है। इसके अंदर कुछ-कुछ चीज़ें आपको ऐड करनी है। क्या ऐड करिएगा? सबसे पहले आपको ऐड करना है
टेम्पलेट की पाथ, जैसे आप जब एचटीएमएल और सीएसएस की बात कर रहे हो ना, तो एचटीएमएल का फाइल आप जो बनाओगे, वो किसी ना किसी आप फ़ोल्डर में रखोगे, ठीक है? कहीं न कहीं फ़ोल्डर में रखोगे ना, home.html, about.html, service.html, contact.html, कोई सा भी पेज हो, कहीं न कहीं index.html, कहीं न कहीं फ़ोल्डर के अंदर तो रखोगे। वो फ़ोल्डर यहीं अपन बनाएँगे, राइट? वो फ़ोल्डर यही बनाने वाले हैं अपन। लेकिन जब वो फ़ोल्डर यहीं बनाएँगे, तो आपको करना क्या है, आपको कहीं न कहीं तो या उसका रूट देना पड़ेगा, डायरेक्टरी तो देना पड़ेगा, पाथ तो देना पड़ेगा और वो सारा का सारा पाथ आपकी सेटिंग्स वाली फ़ाइल में होती है। पूरे प्रोजेक्ट का जो कॉन्फ़िगरेशन होता है ना, वो सेटिंग्स नाम की फ़ाइल में होती है। वो पूरे प्रोजेक्ट का कॉन्फ़िगरेशन, चाहे वो आपका डेटाबेस हो, चाहे आपका वो टेम्पलेट हो, चाहे आपका स्टैटिक हो, चाहे आपका मीडिया हो, डायरेक्टरी हो, कोई तरह का चीज़ हो, फ़ाइल हो, सबका जो रूट होता है या फिर ये कह लो एड्रेस जहाँ से वो फायर होता है या उसका ऑथेंटिकेशन कर लो या कॉन्फ़िगरेशन कर लो, वो सेटिंग्स नाम की फ़ाइल में होती है। ठीक है? याद रखिएगा इस चीज़ को। तो अपन क्या करते हैं, जैसे ये चीज़ है ना, पैरेंट डॉट पैरेंट को उसने ऐड करके रखा है, मतलब जो आपका जहाँ से रन होता है, रूट है आपका, राइट? तो हमने क्या करना है, एक और फ़ाइल को ऐड करना है। पाथ देना किसका? टेम्प टेम्पलेट अंडरस्कोर dir, मतलब टेम्पलेट नाम की एक डायरेक्टरी का वो हमें करना है। टेम्पलेट मतलब समझ रहे हो ना? टेम्पलेट आपको कहाँ रखना है, वो आपको इसका उसका पाथ आपको सेटिंग्स वाली फाइल में देना होगा, ठीक है? तो टेम्पलेट dir याद रखिएगा, template अंडरस्कोर dir इक्वल टू, मतलब कहाँ दे रहे हो आप? तो देखो, सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम ओएस मतलब आपके फ़ोल्डर में है, ठीक है? डॉट पाथ, अच्छा ये कैसे देना है? ये पाथ जो है ना, इसका लोकल पाथ है, ठीक है? लेकिन आपको जो टेम्पलेट है ना, वो कहाँ है? आपके कंप्यूटर में होगा। कंप्यूटर में होगा तो उसका पाथ तो देना पड़ेगा। तो ओएस आपको पता है, जब कोई चीज़ आपके कंप्यूटर को यूज़ करना हो, आपके कंप्यूटर के अंदर किसी फ़ाइल या फ़ोल्डर को, तो ऑपरेटिंग सिस्टम इम्पोर्ट ओएस कर लीजिए। तो ओएस मतलब आपके ऑपरेटिंग सिस्टम, मतलब आपके कंप्यूटर में, ठीक है? पाथ देना है, पाथ डॉट जॉइन। जॉइन बेसिकली इसमें इस्तेमाल करते हैं अपन। जॉइन मतलब उसको आप वो कर लीजिए, यूज़ करिए। ठीक है? तो उसके बाद आपको क्या करना है, उसकी डायरेक्टरी देनी है। ठीक, ये सब एक लाइन का कोड है, बस आप हमेशा के लिए याद रखिएगा। बी बेस डायरेक्टरी, ठीक है? ये जो बेस डायरेक्टरी है ना, इसको आपको करना है क्या, इसका फर्स्ट पैरामीटर देना है, इसको जॉइन करना है। कहाँ? ये जो है ना, ये इसके पास पूरे पाइथन का ये जो प्रोजेक्ट है ना आपके जेंगो का पूरा हैंडल है, ठीक है? इसलिए आपको टेम्पलेट भी अगर देना है, तो इससे जॉइन करना पड़ेगा। मतलब ये जो अभी एक्सेस कर रहा है ना, ये पूरा का पूरा प्रोजेक्ट को एक्सेस कर रहा है, सिर्फ़ ये 1 लाइन का कोड। ठीक है? तो ये जो डायरेक्टरी है ना, आप जितना भी चीज़ लगाइएगा, आप इसको मतलब ये समझ लीजिए आप कि इस आपके फ़ोल्डर के अंदर जितना भी प्रोजेक्ट है ना, जितनी भी फाइल्स हैं, ये स्टोर करके रख रहा है। ठीक है? ये स्टोर करके इसको सब कुछ पता है, कहाँ पे कौन-सी फ़ाइल है, राइट? इसलिए हमने अगर टेम्पलेट की फ़ाइल भी ऐड करनी है या उसका एक नया फ़ोल्डर ऐड करना है एचटीएमएल, सीएसएस के लिए, तो इसी के साथ ऐड करना होगा, जॉइन करना होगा, ताकि हमारे जो नया फ़ोल्डर है टेम्पलेट्स का, सीएसएस का, जावास्क्रिप्ट का, कुछ भी है, तो उसको ये समझ जाए। हम उसको बताएँगे कि भैया ये हमारा टेम्पलेट्स का फ़ाइल है, इसको आप अपने अंदर ऐड कर लो ताकि हम प्रोजेक्ट में इस्तेमाल करेंगे। तो इसलिए जॉइन करा रहे हैं अपन इस फ़ाइल को, ठीक है? अच्छा, उसके बाद आप फ़ोल्डर का नाम दे दीजिए। नाम क्या होगा? टीईएम, मान लीजिए टेम्पलेट नाम का फ़ोल्डर आप बना लीजिए, TMPLATES। मोस्टली हम लोग टेम्पलेट्स नाम का ही फ़ोल्डर बनाते हैं, आप कुछ भी बना सकते हो। अच्छा, जब ओएस आपने इस्तेमाल किया है, क्यों? क्योंकि आपके कंप्यूटर में जो पाथ है ना, उसके लिए तो आपको इम्पोर्ट भी करना पड़ेगा। इम्पोर्ट ओएस, ठीक है? ऊपर में कहीं इम्पोर्ट कर दीजिए, ये मैंने आपको सिखाया। तो टेम्पलेट dir हमने बना दिया कि टेम्पलेट नाम की जो डायरेक्टरी है, वो कहाँ है? os.path मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम में, और कहीं न कहीं टेम्पलेट्स नाम का फ़ोल्डर है, ठीक है? जिसको जॉइन करा रहे हैं अपन किससे? ये बेस डायरेक्टरी से। बेस डायरेक्टरी मतलब जिसके पास पाइथन के अंदर ये जेंगो प्रोजेक्ट के अंदर जितनी भी फाइल्स हैं, सबका पाथ है इसके पास, राइट? सबका पाथ है। तो अपन जो टेम्पलेट्स नाम का नया फ़ोल्डर बना रहे हैं ना, उसको भी इसी के साथ ऐड कर दिया हमने। अच्छा, ये तो टेम्पलेट्स की बात हुई जहाँ पे एचटीएमएल वाली फाइल होगी। आपको एक स्टैटिक के लिए भी बनाना है, मतलब जहाँ पर सीएसएस रखोगे या जावास्क्रिप्ट रखोगे जहाँ पर, ठीक है? तो उसके लिए क्या करोगे? स्टैटिक एस स्टैटिक अंडरस्कोर dir, स्टैटिक डायरेक्टरी, स्टैटिक अंडरस्कोर dir मतलब स्टैटिक डायरेक्टरी। फिर वही चीज़ करना है आपको, पाथ देना है, डॉट जॉइन करना है। किसके साथ जॉइन करोगे? यही बेस डायरेक्टरी के साथ, राइट? क्योंकि इसके पास सारा का सारा एक्सेस है, ताकि ये आपके जो नए फाइल्स हैं, उसको भी ऐड कर देगा। और ये स्टैटिक नाम का एक फ़ोल्डर, स्टैटिक नाम का आपको बनाना होगा, मैं आपको बना के दिखाऊँगा। स्टैटिक नाम का फ़ोल्डर भी एक होना चाहिए।
ठीक है? स्टैटिक नाम का फ़ोल्डर। तो आपने आपने करना क्या है ये चीज़ याद रखिएगा हर प्रोजेक्ट के लिए सेम है, आप कितना भी प्रोजेक्ट बना रहे हो, ये हर प्रोजेक्ट के लिए सेम है। टेम्पलेट्स नाम का एक फ़ोल्डर आपको बनाना है, तो उसका आपको लिंकिंग कहाँ करना है? सेटिंग्स.py में। फिर आपने स्टैटिक नाम का अच्छा ये बनाना कैसे? यहाँ पे देखिए ये होगा कहाँ पे आपका ये जो फ़ोल्डर आपने क्रिएट किया है ना, जिसका पाथ आपने दिया है, ये होना कहाँ चाहिए? तो ये जो होना चाहिए ना, आपने जो फर्स्ट प्रोजेक्ट नाम का फ़ोल्डर बनाया था, कहाँ? फर्स्ट प्रोजेक्ट नाम का फ़ोल्डर आपने कहाँ बनाया था? ये देखो, यहाँ पे है ना फर्स्ट प्रोजेक्ट, यहीं पर आपको क्रिएट करना है, इसी के जस्ट नीचे। इसके अंदर नहीं, ये मेन ऐप है, इसके अंदर नहीं, यहीं पे फर्स्ट प्रोजेक्ट है, एस्क्वायलाइट 3 का एक पेज है फ़ाइल है, मैंने इसमें यहीं पे आपको क्या बनाना है? न्यू फ़ाइल बना दीजिए आप, न्यू फ़ोल्डर। क्या नाम से बनाइएगा? टेम्पलेट्स। TEMPLATES वही जो आपने यहाँ पे फ़ोल्डर का नाम दिया था, ये नाम दिया था, ठीक है? उसी नाम का आपको फ़ोल्डर तो बनाना होगा ना? ये देखिए यहाँ आ गया, क्योंकि हमने इस फ़ोल्डर को पूरा इम्पोर्ट किया हुआ है यहाँ ये जो आपका विजुअल स्टूडियो है वहाँ पे टेम्पलेट्स नाम का फ़ोल्डर आ गया। अब जो कुछ भी रखेंगे, आप देखो फ़ाइल के अंदर, आप जो कुछ भी रखना होगा, ये टेम्पलेट्स के अंदर ही रखेंगे एचटीएमएल वाली फ़ाइल को। जो अपना फ्रंट एंड वाला होता है ना, एचटीएमएल फाइल इसी के अंदर रहेगा, सारा का सारा फ़ाइल्स। और अब एक और बनाएँगे, क्या का? स्टैटिक का। STATIC स्टैटिक है जिसके अंदर सीएसएस की फाइल रखेंगे। 2 फ़ोल्डर स्टैटिक का फ़ोल्डर और दूसरा टेम्पलेट्स का फ़ोल्डर। टेम्पलेट्स के फ़ोल्डर में एचटीएमएल की फाइल रखेंगे, स्टैटिक के फ़ोल्डर में सीएसएस की फाइल रखेंगे अपन, ठीक है? और इसका लिंकिंग हमने कहाँ किया है? सेटिंग्स.py में। कैसे किया है? टेम्पलेट की डायरेक्टरी का जो पाथ है, जो आपके ये बता रहा है कि कंप्यूटर में है टेम्पलेट्स नाम का फ़ोल्डर, ठीक है? ये बता रहा है टेम्पलेट्स नाम का फ़ोल्डर है, इसको आप जॉइन कर लो कहाँ? बेस डायरेक्टरी में। बेस डायरेक्टरी क्या है? ये पैरेंट पाथ है आपका। इसके अंदर सारा का सारा फाइल्स का एक्सेस है। तो आपने टेम्पलेट्स नया जो फ़ोल्डर बनाया उसका भी एक्सेस दे दिया, राइट? आपने जो नया बनाया उसका एक्सेस दे दिया, राइट? अब नीचे चलते हैं सेटिंग्स.py में पहला चीज़ तो ये हो गया आपको क्या चेंजेस करने हैं, राइट? ये स्टा जब आप करोगे उसके बाद आपको चेंजेस क्या करने हैं? इंस्टॉल्ड ऐप्स में आना है। याद रखिएगा छोटे-मोटे 1-2 चेंजेस हैं और कुछ नहीं है, राइट? बहुत सिंपल है। इंस्टॉल टाइप्स में आइएगा तो पहले ही django.contrib.admin auth कंटेंट टाइप सेशन मतलब समझ रहे हो ना कि क कितने समय के लिए किसी ने लॉगिन किया, कब लॉग आउट कर देना है, सब कुछ स्टोर करता है। मैसेजेस, स्टैटिक फाइल्स ये सबको इसने इंस्टॉल कर रखा है इसमें ऐड। देखो, अब आपके पास एक और ऐप है, आप याद करो, जब बनाया था फर्स्ट प्रोजेक्ट तो एक फ मैन ऐप था ना आपका, मैन ऐप जो फर्स्ट प्रोजेक्ट बाय डिफ़ॉल्ट जो जेंगो वालों ने खुद ही बना दिया था। आपको वो भी तो एक ऐप है, वो भी एक ऐप है, तो इसको भी तो यहाँ इंस्टॉल करना पड़ेगा। बस आप लिख दो, नाम लिख दो बस, कुछ नहीं करना। तो फर्स्ट प्रोजेक्ट ऐसा हमने नाम रखा था ना, फर्स्ट प्रोजेक्ट, हमने बस लिख दिया। अच्छा, मैं जो बताया था आपको कि जैसे लोन ऐप होता है, बैंकिंग के लिए डैशबोर्ड होता है, पेमेंट होता है, बहुत सारे ऐप्स होते हैं, तो उसका भी यहाँ पे लिंकिंग करना पड़ता है। कॉमा डाल दीजिए अगर एक और ऐप बनाया तो आपने। अच्छा, कैसे बनाना है वो आपको बाद में बताऊँगा, ठीक है? अभी आप अपन एक ही ऐप पे काम कर रहे हैं, वो है मेन ऐप, जो पाइथन खुद बना के देता है, जेंगो। तो फर्स्ट प्रोजेक्ट हमने यहाँ पे लिख दिया, ठीक क्यों? क्योंकि वो जो हमारा मेन फ़ोल्डर था, जो अपने जेंगो एडमिन स्टार्ट प्रोजेक्ट, उसके बाद जो नाम दिया था ये फर्स्ट प्रोजेक्ट, वही है, ठीक है? आखिर उसको तो लिंक करना पड़ेगा ना। उसका मिडलवेयर में आपको कुछ चेंजेस नहीं करने, आप इसको कॉपी में लिख लीजिए या दिमाग में आप नोट कर लीजिए। मिडलवेयर में कुछ भी नहीं चेंजेस करने, रूट यूआरएल काउंट में कुछ भी नहीं चेंज करना है। ये क्या है? ये जब भी आपका प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है ना, तो ये इसके यूआरएल से स्टार्ट होता है, क्योंकि ऑब्वियसली पहले यूआरएल से कॉल किया जाएगा। कुछ नहीं करना है, इसको भी चेंज नहीं करना, फिर टेम्पलेट्स में आएँगे अपन, इसके अंदर भी कुछ नहीं चेंज करना, ये सारा बैकएंड का जेंगो टेम्पलेट्स ये सब कुछ अपने खुद ही इंस्टॉल कर रखा है, राइट? लेकिन डीआईआरस में ये टेम्पलेट्स का एक सेटिंग्स है, टेम्पलेट, एचटीएमएल, सीएसएस ये वाली। तो इसके अंदर डीआईआर ये कह रहा है कि ये पूछ रहा है कि टेम्पलेट आपने कहाँ रखा है? एचटीएमएल, सीएसएस की फाइल कहाँ है? तो आपको याद होगा वो हम कहाँ रखे हैं? टेम्पलेट्स की फ़ोल्डर में, टेम्पलेट्स वाला फ़ोल्डर में और इसकी जो लिंकिंग हमने किया है, उसका जो इस इंस्टेंस है, ये क्या है? टेम्पलेट अंडरस्कोर dir इसको क्या करिए, टेम्पलेट dir को कॉपी कर लीजिए, कंट्रोल सी और इसको यहाँ पर सेव कर दीजिए। ये उसका एक इंस्टेंस है, टेम्पलेट अंडरस्कोर dir जो आपने बनाया था ना, टेम्पलेट dir कोमा लगा दीजिए, कोमा लगाना मत भूलिएगा। बस और कुछ नहीं करना, कोमा लगा छोड़ दीजिए ताकि इसकी डायरेक्टरी पता हो टेम्पलेट का, राइट? अब फिर WSGI एप्लीकेशन में कुछ नहीं करना, ये जब आप होस्ट करोगे ना प्रोजेक्ट को, जब आप होस्ट करोगे, डिप्लॉय करोगे सर्वर पर, क्लाउड पर, जैसे amazon.com आपके कॉलेज का नाम है वो .com ये सब पे करोगे ना अपना प्रोजेक्ट बना के या ये कह लो कि डेवलपमेंट में, तब जाके यहाँ पे चेंज करना पड़ता है WSGI का, राइट? उसके बाद फिर डेटाबेस का, इसमें भी कुछ चेंज नहीं करना। फिर डेटाबेस देखो बाय डिफ़ॉल्ट SQLite यहाँ पे एक्सेस किया हुआ है, बाय डिफ़ॉल्ट, ठीक है? SQLite लेकिन अभी डेटाबेस में आपको सिखा नहीं रहा हूँ, जब मैं डेटाबेस सिखाऊँगा ना, तो यहाँ पर
आपको करके बताऊँगा। अगर आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ एसक्यूएलआईटी इस्तेमाल करना है, तो वो कोई चेंज नहीं करना है। वो बाय डिफ़ॉल्ट उसने सेट कर रखा है, इंजन का नाम, नेम ये सब बस, कुछ नहीं करना। लेकिन अगर आपको मायस्क्यूएल करने हैं ना, तो छोटे-मोटे चेंजेज़ हैं, बस इसी की जगह पे आपको याद होगा मायस्क्यूएल में नेम होता है, यूज़र होता है, रूट होता है, पासवर्ड होता है, ठीक है? बस पोर्ट होता है। इतना सारा चीज़ अपन यहाँ डाल देंगे, हो गया काम खत्म और कुछ नहीं करना मायस्क्यूएल में। तो अपन जब डेटाबेस का काम करेंगे ना, तब देखेंगे वो चीज़ क्या होता है, राइट? तो अब आगे मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसमें आपको कुछ चेंजेज़ नहीं करने। इंस्टॉल्ड ऐप्स आपने देख लिया। अब देखो ये ऑथ पासवर्ड वैलिडेशंस ये आपको कुछ नहीं चेंज करना है। ये सब आपको सेम रहेगा ये सब। अब आपको चेंज करना है थोड़ा-सा कहाँ? ये देखो स्टैटिक यूआरएल। सबसे नीचे जाओगे जब आप सबसे नीचे स्टैटिक यूआरएल और यहाँ पर स्टैटिक का पहले ही लिंकिंग किया हुआ है। मतलब ये बता रहा है कि स्टैटिक का अगर हमें ज़रूरत पड़ेगा तो कहाँ जाएगा ये? स्टैटिक नाम का फ़ोल्डर पे। ठीक है? स्टैटिक नाम का फ़ोल्डर पे जहाँ पे हमने ये देखो स्टैटिक बनाया है ना? याद है आपको? फ़ोल्डर अभी बनाया है स्टैटिक। इसके अंदर सीएसएस वाली फ़ाइल रहेगी। तो हमने जो ऊपर में अगर मैं बात करूँ यहाँ पर तो स्टैटिक का डायरेक्टरी बनाया ना ये, तो इसका पाथ हमें स्टैटिक को दिखाना तो होगा ना इसका पाथ। तो इसका पाथ दिखाने के लिए क्या करेंगे? आपके पास है स्टैटिक फाइल्स का डीआईआर दिखाना पड़ेगा डायरेक्टरी। स्टैटिक STATIC कैपिटल में, स्मॉल नहीं है। स्टैटिक फाइल्स STATIC अंडरस्कोर DIRS ये सारा कैपिटल में होगा अंडरस्कोर DIRS और इसके बाद आपने क्या स्टैटिक का रूट देना है, ठीक है? रूट कैसे? जैसे आपने इंस्टॉल्ड सॉरी टेम्पलेट्स में दिया था ना? टेम्पलेट्स में इसका इंस्टेंस कहाँ है? तो ये हमने दिया था। उसी तरह से जो हमने स्टार्टिंग बना ना स्टैटिक DIR ये इंस्टेंस है इसका। किसका? आपके स्टैटिक फ़ोल्डर का, राइट? जो बेस डायरेक्टरी में जॉइन करता है। तो यहाँ पर इसका क्या करिए स्टैटिक DIR स्टैटिक फाइल्स अंडरस्कोर DIRs यहाँ पर इस लिस्ट के अंदर इसको डाल दीजिए स्टैटिक DIR को। इसका मतलब ये होगा कि आपने उसका लिंकिंग कर दिया है, राइट? नो इश्यू। अब आपको कोई चेंजेस नहीं करने हैं। नॉर्मल चेंजेस इतना ही था सेटिंग्स के अंदर, ठीक है? अब ये क्या ये स्टैटिक जो फ़ोल्डर है अब यूज़ करने के लायक हो गया। ये टेम्पलेट्स का जो फ़ोल्डर है अब यूज़ करने के लायक हो गया, राइट? तो सेटिंग्स इतना करके आप इसको सेव कर दीजिए और चेक करिए आपके कमांड प्रॉम्प्ट पे कोई एरर तो नहीं है, राइट? आप चाहे सर्वर कंट्रोल सी से बंद कर दीजिए, फिर से पाइथन स्पेस manage.py स्पेस रन सर्वर करिए, कोई एरर नहीं है। अगर एरर होता ना यहाँ पे शो कर देता। कैसे? मान लीजिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे कॉमा लगा दे रहा हूँ, ठीक है? देखिए एरर पकड़ पाता है कि नहीं? देखिए एरर आ गया तुरंत। बोल रहा है आपने ये क्या कर दिया वहाँ पर, ठीक है? वैल्यू एरर है, कॉमा तो होना ही नहीं है। ठीक है? हम कॉमा चाहें तो इसके अंदर लगा सकते हैं क्योंकि लिस्ट है, लेकिन बाहर कॉमा नहीं लगा सकते, नहीं तो पाइथन फाइल में ऐसा कभी आपने देखा ही नहीं कि कॉमा लगाएँ। ठीक है? अब देखो एरर खत्म हो गया, कुछ नहीं करना है, ये सर्वर रन होता रहेगा, राइट? ये आपने देख लिया, फिर सेटिंग्स.py को क्लोज़ कर दीजिए, नो इश्यू। तो अब आपने देख लिया यूआरएल्स में कई सारे यूआरएल्स लिख सकते हैं, व्यूज़ में कई सारे व्यूज़ लिख सकते हैं, ठीक है? अब आपने क्या टेम्पलेट्स देख लिया, ठीक है? यहाँ पे आओ फ़ोल्डर के अंदर, टेम्पलेट्स है, स्टैटिक है, 2 चीज़ है आपके पास, टेम्पलेट्स में क्लिक करो। अब मैं एक क्या करता हूँ आपके लिए एक फाइल बनाता हूँ। मान लीजिए मैं न्यू क्लिक करता हूँ टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, ठीक है? टेक्स्ट डॉक्यूमेंट यहाँ पे मैं लेता हूँ इंडेक्स इंडेक्स, ठीक है? और इसका करना होगा हमें जैसे अगर आप सबलाइम टेक्स्ट इस्तेमाल कर रहे हो या विजुअल स्टूडियो इस्तेमाल कर रहे हो तो आप यहाँ से भी कर सकते हो। टेम्पलेट इन टीएक्सटी फाइल बन गया ये तो। इसको करिए डिलीट, ठीक है? ये टेम्पलेट्स नाम का फ़ोल्डर है ना, इसी के अंदर क्या करिए राइट क्लिक करिए और न्यू फाइल बनाइए, टेम्पलेट्स के ही अंदर, ठीक है? क्या करिए index.html एचटीएमएल का फाइल होना चाहिए, एचटीएमएल का। टेम्पलेट्स के अंदर बन गया index.html, राइट? तो अब index.html आपको जैसे ही लिखना है, बस वैसे ही लिखना है और आपको कुछ चेंजेस ही नहीं करने। तो कैसे लिखना है? आपको फाइल कैसे लिखते हैं आपको पता है कि थोड़ा-सा ऐसे लिखते हैं अपन, इस तरह से, राइट? तो आप गूगल भी कर सकते हो। तो टाइटल में टाइटल होता है, बॉडी में बॉडी टैग होता है, राइट? बॉडी में लिखते हैं क्या लिख रहे हैं अपन? मान लीजिए मैं क्या कर रहा हूँ h1 टैग बना रहा हूँ, ठीक है? ये फाइल है बस। मैं आपको प्रोजेक्ट भी करके बताऊँगा पर एक नॉर्मल सी कौन-सी फाइल है? एचटीएमएल फाइल है। दिस इज़ एचटीएमएल फाइल एक्सेस्ड एक्सेस्ड बाय व्यूज फंक्शन। मान लीजिए मैं कुछ भी लिख रहा हूँ ताकि आपको पता चले। अच्छा सिर्फ ये अभी नॉर्मल एचटीएमएल की फाइल है। मैं अगर यहाँ से कॉपी करूँ और इसकी फाइल कॉपी पाथ करूँ और गूगल पे जाऊँ मतलब ब्राउज़र में जैसे आप रन कराते हो ना और यहाँ पे पाथ डाल दूँ तो दिस इज एचटीएमएल फाइल एक्सेस्ड बाय व्यूज फंक्शन। अभी हमने सिर्फ और सिर्फ एचटीएमएल फाइल को रन कराया पर क्या बैकएंड डायनामिक इस्तेमाल कर रहे हैं ना अपन। अब मैं चाहता हूँ कि जब कोई हमारे यूआरएल्स के बाद
अगर होम क्लिक करते यहाँ पे वो वाली फाइल खुले, कौन सी? ये वाली, दिस इज एचटीएमएल फाइल, दिस इज एचटीएमएल फाइल एक्सेस बाय व्यूज फंक्शन। अब मैं चाहता हूं कि जब कोई बंदा होम पे क्लिक करे ना तो ये फाइल खुले एचटीएमएल। अब एचटीएमएल कितना ही बड़ा हो सकता है, ये आपकी क्रिएटिविटी पे डिपेंड करता है, ठीक है। अगर लेकिन मैं चाह रहा हूं कि अगर कोई होम पे क्लिक करे, वो कैसे करोगे आप? तो आपको बस कुछ नहीं करना है, अब आपने सब कुछ कर दिया है। जैसे अब होम पे जब बंदा कोई क्लिक करेगा, मतलब यहाँ पे होम पे क्लिक करेगा तो कौन से फंक्शन को ये एक्सेस कर रहा है? होम फंक्शन को। अब होम फंक्शन कहाँ है आपका? यहाँ पे होम फंक्शन है व्यूज डॉट पी वाई के अंदर। तो अब एचटीटीपी रिस्पॉन्स नहीं, कोई मैसेज नहीं भेजना है, कोई मैसेज नहीं भेजना, क्या करना है? पूरी की पूरी फाइल ही भेजना है। तो क्या कर, आपका रेंडर नाम का फंक्शन है, ये क्या करता है? रेंडर करता है, मतलब आपका जो फाइल है उसको रिटर्न करता है, फाइल को, एचटीएमएल की फाइल को। अब क्या एक रिक्वेस्ट पैरामीटर लेता है ये रेंडर, क्या लेता है? एक रिक्वेस्ट पैरामीटर लेता है, उसके बाद फाइल का नाम लेता है। एक रिक्वेस्ट पे, क्योंकि आपने रिक्वेस्ट करा है क्या? उस फाइल को एक्सेस का। तो ये कहाँ जाएगा? सबसे पहले settings.py में जाएगा। settings.py में जाएगा, पूछेगा भैया टेम्पलेट्स नाम का कोई फोल्डर है? टेम्पलेट्स की डायरेक्टरी क्या है? तो बोलेगा हाँ टेम्पलेट्स फोल्डर है। उसके अंदर एक फाइल है, आप जो उसका नाम दोगे, मान लो इसका नाम क्या है? index.html, ठीक है। अब आपको सेव सेव कर दो index.html। ये रेंडर क्या है? ये फाइल को भेजता है कहाँ? अच्छा, अगर आपने ये बाय डिफॉल्ट आप में इंपोर्ट नहीं हुआ तो आपको करना क्या है? फ्रॉम django.shortcuts इंपोर्ट रेंडर, django.shortcuts के अंदर से रेंडर आपको इंपोर्ट कर लेना है, राइट। तो रिटर्न किया, क्या रिटर्न किया हमने? रेंडर। रेंडर का मतलब ये हुआ कि आप कोई एचटीएमएल का पेज है उसको ये आपके वेबसाइट पर रिटर्न करेगा, राइट। और रिक्वेस्ट, क्योंकि वो रिक्वेस्ट करेगा settings.py में जाके, पहले उसका पाथ चेक करेगा है भी या नहीं, फिर उसके अंदर चेक करेगा index.html है या नहीं, राइट। अब देखो यहाँ पे, देखो आप, कोई एरर तो नहीं है, एरर नहीं है, राइट। अब जब एरर नहीं है तो ये अगर यहाँ index.html होना चाहिए। अब about.html, contact.html, कितना भी पेज हो उसको आप कहीं यहाँ views.py से एक्सेस करा सकते हो। चलिए मैं क्या करता हूँ, ब्राउजर में ओपन करता हूँ और यहाँ पे होम लिख के एंटर करता हूँ। कितना, मतलब आप समझ रहे हो, आपकी वेबसाइट रेडी है। अब बस करना क्या है? होम आपने लिखा, होम की जगह पे अबाउट लिख दो। अभी अबाउट में क्या हो रहा है? अबाउट में सिर्फ और सिर्फ ये आ रहा है, राइट। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक अबाउट नाम का पेज बनाता हूँ, कहाँ? टेम्पलेट्स के अंदर, न्यू फाइल और अबाउट डॉट एच टी एम एल, ठीक है। मैंने अबाउट डॉट एच टी एम एल का फाइल बनाया और इसके अंदर कुछ नहीं, वही एच टी एम एल का कोड लाते हैं फिर से। और एच टी एम एल तो आपको पता ही कैसे करते हैं, तो आप शुरू से ही कर रहे हो। तो मैं क्या कर रहा हूँ, H1 लगाता हूँ, this is about section of our, not our, my project, ठीक है। ये कौन सा है? अबाउट। अच्छा अभी देखो, अभी तक हमने लिंकिंग नहीं किया, तो अबाउट को इसको बार बार रिफ्रेश करो तो यही आने वाला है जो आपने फंक्शन में लिखा है। ये तो बस आपने पेज बनाया ना अबाउट डॉट एचटीएमएल का, राइट। तो अब यूआरएल्स में आपने क्या दिखा है कि अगर कोई अबाउट क्लिक करता है तो कौन सा फंक्शन को कॉल करे? अबाउट। इसका मतलब यहाँ पे अबाउट कोई क्लिक कर रहा है तो अबाउट फंक्शन को ये कॉल कर रहा है। चलिए कोई दिक्कत नहीं। अच्छा आप देखना ये कि अबाउट जो फंक्शन है आपके व्यूज में जो अबाउट फंक्शन है वो क्या रिटर्न कर रहा है? ये रिटर्न क्या कर रहा है? एचटीटीपी रिस्पॉन्स रिटर्न कर रहा है, इसलिए तो यहाँ पे सिर्फ यही आ रहा है। अब यहाँ पे क्या करेंगे? एचटीटीपी रिस्पॉन्स का हमें जरूरत है नहीं, क्या करेंगे? रेंडर करेंगे। रेंडर मतलब फाइल को रेंडर करेंगे। अच्छा रेंडर, क्योंकि रेंडर कर रहे हैं तो एक रिक्वेस्ट पैरामीटर इसको चाहिए, ठीक है। क्यों? ताकि ये आपके सेटिंग्स में रिक्वेस्ट तो करेगा, भैया इस फाइल को एक्सेस में चाहिए, और उस फाइल का नाम दे दीजिए, एक कोमा लगा के इस फाइल का नाम दे दीजिए about.html, ठीक है। उसका नाम दे दीजिए और सेव कर दीजिए। देख लीजिए आप यहाँ पे कोई एरर तो नहीं है। अच्छा आप गलत फाइल का नाम दे दोगे ना, जैसे about1.html, about1.html, देखते हैं यहाँ एरर आता है। तो फंक्शन है, जब कॉल होगा तब एरर आएगा, राइट। देखो एरर आया, टेम्पलेट डज नॉट एग्जिस्ट एट अबाउट। एरर आपको पता होना चाहिए, कल को ये एरर आएगा आपके पास बहुत ज्यादा, ठीक है। तो आपको पता नहीं चाहिए एरर किस लिए आया। बोल रहे अबाउट वन डॉट एचटीएमएल है ही नहीं, ठीक है, ये आपने बनाया ही नहीं। अच्छा ये एरर यहाँ ही नहीं आएगा सिर्फ, ये आपके कमांड प्रॉम्प्ट पे भी आएगा। देखो यहाँ भी ये एरर है, टेम्पलेट डज नॉट एग्जिस्ट, ये देख रहे हो, अबाउट वन डॉट एचटीएमएल। इसलिए हमें सही पाथ देना है, मतलब जो आपने बनाया वही देना है, अबाउट डॉट एचटीएमएल। फिर सेव करिए इसको और यहाँ पर देखिए, फिर इसको रिफ्रेश करिए, देखिए दिस इज अबाउट सेक्शन, मतलब आपका प्रोजेक्ट रेडी है, समझ रहे हो। आप यहाँ पे होम क्लिक कर रहे हो तो देखिए दिस इज होम पेज, अगर आप अबाउट कर रहे हो दिस इज अबाउट। कितना शानदार है ना। तो आपने करना क्या है, फाइल बनाना आप सीख गए हो, कैसे सेटिंग्स डॉट पी में कुछ कुछ चेंजेस करते हैं, कैसे टेम्पलेट्स और कैसे ये देख लिया आपने कि कैसे यहाँ पर देखो, अब टेम्पलेट्स के अंदर ये दो फाइल है, ठीक है, दिख रहा है एचटीएमएल का, ठीक है। अब इसको डायनामिकली देखो दो तरीका से, अब एक तो स्टैटिक है, ये तो स्टैटिकली होस्ट कर रहे हैं, मतलब यूज कर रहे हैं इसको, या फिर अपने बैकएंड के कोड से इस्तेमाल कर रहे हैं, बैकएंड के कोड से। अगर कोई स्लैश होम करता है तो ये फाइल भेजेंगे, मतलब कितना शानदार है ना। तो
ये चीज़ आपने देखा। अब इसका इसका सीएसएस अगर हमें लिखना है, तो सीएसएस की फ़ाइल को स्टैटिक के अंदर रखेंगे। ये अपन नेक्स्ट देखेंगे कैसे रखते हैं, ठीक है? बहुत नॉर्मल, बहुत ईज़ी देखा ना आपने? इतना आप किसी और वेबसाइट में इतना कम मेहनत में नहीं कर सकते, ठीक है? एक जेंगो ही ऐसा चीज़ प्रोवाइड करवाता है, जहाँ पे इतना फ़ास्ट कर सकते हो, ठीक है? तो स्टैटिक और टेम्पलेट्स किस तरह फ़ोल्डर हमने बनाया, फिर उसके बाद किस तरह सेटिंग्स और पीओ में हमने छोटे-मोटे चेंजेस करे। आज ये चेंजेस आप कॉपी पे लिख लीजिएगा क्योंकि हर एक प्रोजेक्ट के लिए सेम रहने वाला है, ठीक है? तो बस हर एक प्रोजेक्ट में आपको यही चेंजेस करने हैं बस छोटे-मोटे कुछ-कुछ चेंजेस। अच्छा जितना ऐप्स होगा, ऐप्स मैं आपको बताऊँगा कोई दिक्कत नहीं। टेम्पलेट्स है, तो टेम्पलेट्स में ये उसका जो इंस्टेंस होता है वो देना है। फिर आपको लास्ट में जा करके स्टैटिक यूआरएल तो पहले से लिखा हुआ था, एक स्टैटिक फाइल्स डिआईआरस बनाना है। उसके अंदर स्टैटिक डिआईआर नाम का जो यहाँ पे आपने बनाया था सेशन ये जो आपका एक्सेस है, इंस्टेंस है, इसको आप डाल देना। सेटिंग्स में इतना ही चेंजेस था, फिर व्यूज़ यूआरएल्स में तो वही जो भी यूआरएल्स होगा, बंदा क्लिक करेगा, अबाउट हो सकता है, होम कुछ भी हो सकता है, राइट? तो बस इसको ये बताना यूआरएल्स में पाथ दिखाना होता है कि कौन से फंक्शन को ये कॉल करेगा। ये आया इस फंक्शन में, तो होम फंक्शन को कॉल हुआ, तो होम क्या रिटर्न कर रहा है? आपकी मर्ज़ी है, आप index.html जो भी रिटर्न करना चाहो home.html जो भी आपका पेज है, आप चाहते हो कि ये फंक्शन जब कॉल हो, तो वो इस पेज को रिटर्न करे, ठीक है? आप चाहते हो कि जब ये फंक्शन कॉल हो, वो इस पेज को रिटर्न अब ऐसा कई सारा आप बना सकते हो। मतलब मान लीजिए कई सारा आप बना सकते हो, राइट? मतलब जैसा आपका मर्ज़ी है, जितना आपका मर्ज़ी है। अब जितना मर्ज़ी होगा मतलब कि आपको जितना पेज चाहिए आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपके वेबसाइट में उतना आप बना सकते हो, ठीक है? तो आप एक करो, मैं चाहता हूँ कि आप है ना अपने प्रोजेक्ट में फर्स्ट प्रोजेक्ट ही है आपका, उसमें आप यूआरएल्स बनाओ, index.html, views.py सेटिंग्स में कुछ-कुछ चेंजेस करो और आप एक नॉर्मल सा वीडियो तैयार करो, मात्र 30 सेकंड का, मोबाइल से। आपको लैपटॉप में कुछ करना है, एक हाथ से फ़ोन पकड़िएगा, मोबाइल से करिएगा क्या रिकॉर्ड करिएगा आपका वेबसाइट किस तरह से दौड़ रहा है। अच्छा इंडेक्स आपको बताने की ज़रूरत नहीं है एचटीएमएल की फाइल, उसमें आप महारथी हो, ठीक है? आपको बहुत आता है एचटीएमएल की फाइल फ़ोल्डर को यूज़ करना, बनाना, एचटीएमएल फाइल बनाना, ठीक है? उसमें मैं आपको कुछ नहीं बताऊँगा, आपको खुद आता है, आपको बनाना छोटे-मोटे पेजेज़ और उसको क्या करना है यूआरएल्स में ऐड करिए, व्यूज़ में ऐड करिए, उसका एक वीडियो बनाइए कि देखिए सर मैंने आपको बोलना कुछ नहीं, मतलब आप वीडियो बनाइए कि ये आपका यूआरएल्स है, इंडेक्स है, ये व्यूज़ है, ये अबाउट है, मतलब जो भी आपने पेज बनाया और आप उससे भी बड़ी बात ये है कि आप वेबसाइट मुझे दिखाइए। ये देखिए ये मेरा अबाउट पेज है, ये मेरा होम पेज है, सॉरी होम नहीं, होम पेज है, ठीक है? ये सब मुझे दिखाइए वीडियो करके थोड़ा 30 सेकंड 20 सेकंड का आप ताकि मैं चेक करूँ, आप मेरे व्हाट्सएप पे भेजिए ताकि मैं चेक कर पाऊँ कि आप कर रहे हो मतलब आपका हो रहा है और जिसका नहीं हो रहा आप मुझे मैसेज करिए बेझिझक मैं आपको रिप्लाई दूँगा। हो सके तो मीट पे बुला लूँगा, ठीक है? मैं फ्री हूँ, मैं मीट पर बुला लूँगा आपको, वहाँ पे सॉल्व कर दूँगा पर हाँ, आप करिए, ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है? तो इतना काफ़ी है आज के लिए, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे, सी यू, बाय बाय।